तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करा दें कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, फिर पढ़ा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर पढ़ा हमने वर्क डन बाय बैरियर फोर्स। अगर आपको वर्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है तो सबसे पहले आप समझो फोर्स के बारे में। अगर तुमने फोर्स की कहानी ढंग से समझ ली तो आपको वर्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर फोर्स ढंग से समझना अच्छा डीपली तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में समझें, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब इतना आप कंप्लीट कर लोगे ना तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। पहली बात है कि 11th क्लास में 12th क्लास में थोड़ा उल्टा होने लगता है। 11th और 12th में 10th क्लास तक जिसको केमिस्ट्री बोरिंग लग रही होती है ना, केमिस्ट्री मज़ेदार नहीं लगती, उसको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगती है, फिजिक्स में परेशानी ज़्यादा आने लगती है और फिजिक्स बहुत सारे लोगों पे हैंडल भी नहीं होती है। तो आज जो बेसिकली हमने पढ़ने वाले एनर्जी के बारे में, तो कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखी हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी से रिलेटेड बहुत कुछ, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट हमारे रियल लाइफ से और बुक में जो लिखे रहते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं। हम रियल लाइफ में बहुत कुछ गलत सुनते रहते हैं, उसकी वजह से हम क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। वैसे तो मैं 11th क्लास का पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स का पूरा बिल्कुल लेके चल रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। रोज़ वीडियो अपलोड हो रही है, जहाँ भी जिसे डाउट्स आए तुरंत पूछे, क्योंकि कई ऑफलाइन वाले मेरे स्टूडेंट हैं, कई लोग गूगल मीट पे स्टूडेंट हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 11th क्लास में आपको बहुत बेसिक से समझ के चल रहा है। हम लोग टॉपिक पे आते हैं एनर्जी के बारे में। पहली बात यह है कि हम कभी भी किसी की भी एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। उसमें कितनी एनर्जी हम कभी नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग जब भी एनर्जी निकालते हैं तो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब किसी न किसी की रिस्पेक्ट में हम लोग एनर्जी निकालते हैं। इस बात को हमेशा समझना है कि एनर्जी का आखिरकार इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एनर्जी निकालते फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसा नहीं कि हम उसकी पूरी एनर्जी निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके बाद बहुत सारी एनर्जी होती हैं, हम सिर्फ उसी एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो हमें ज़रूरत है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एनर्जी जो हम निकालते हैं वो रेफरेंस में निकालते हैं, ना कि हम उसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो किसी के पास पहले से भी एनर्जी हो सकती है, हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी रहती है। अगर तुम डीप में पढ़ोगे इतनी टाइप की एनर्जी तुम्हें देखने को मिलेंगी। उससे रिलेटेड नहीं, अपन उससे 11th क्लास में जो हमारे टॉपिक में है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में और डीप में अच्छे से पढ़ने से आखिरकार यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले एनर्जी के बारे में। पहली बात है कि बहुत ध्यान से सुनना, कितना भी कोई भी टॉपिक के बारे में जानते हो फिर भी एक बार अच्छे से सुन लेना, ताकि कभी भी आपको तकलीफ़ या परेशानी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब परेशानी ना आए। तो हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं है। एनर्जी डेफिनेशन तो इसकी काफ़ी सिंपल सी है कि इट इज़ डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। सिर्फ इतनी सी ही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें इतना रहस्य छुपा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एनर्जी। क्या है? सिर्फ एनर्जी ही। आगे का तुम एक चीज़ पढ़ोगे कि एनर्जी एंड मास का कन्वर्जन भी है। मतलब आइंस्टीन की तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है ना, E=mc²। इसका मतलब देखो E और m में रिलेशन दिख रहा है कि नहीं। मतलब आप एनर्जी को मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस यूनिवर्स में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो एनर्जी, इसलिए एनर्जी बहुत ही ढंग से फील आने वाली पढ़नी है। मतलब हमें एनर्जी के बारे में ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चन ही नहीं, हमें पूरा बेहतरीन तरीके से फील में आना चाहिए। जब तक कोई टॉपिक फील नहीं होता है तब तक वो उसके क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। तो कोई कितना भी क्या भी पढ़ा उससे मतलब नहीं। हम डेफिनेशन स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से पढ़ा देंगे, लेकिन मेरा मान होता है कि आपको फील आना चाहिए।
अगर देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि आखिरकार कौन सी चीज़ कैसी फील है। कभी बचपन में एक खिलौना, बचपन जो बच्चे होते हैं देखा होगा, चाबी वाली पहले एक खिलौना आता था, चाबी वाली एक कार। उसमें हम लोग क्या रहते थे, चाबी लगाते थे और ऐसे से गोल गोल ऐसे घुमाते थे, मतलब ऐसे स्प्रिंग रहती थी वो, पहले मतलब इनिशियली ऐसे है, फिर ऐसा रहता कि आपस में वो पास पास आ जाती थी। इसका मतलब है कि आखिरकार तुम तो वर्क कर रहे हो, जो वर्क किया वो गया कहाँ, मेन दिक्कत है कि नहीं, कि जो तुमने वर्क किया आखिरकार वो गया कहाँ। आखिरकार तुम तो उसको घुमा रहे हो ना, आखिरकार वर्क कहाँ गया, ये वर्क जो तुमने किया वो इसमें स्टोर्ड हो गया, मतलब इस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, मतलब स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गया है। जैसे अगर मान लो तुमने ये पेन लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने क्या किया, इसके ऊपर लाए, ज़मीन यहाँ से लेके यहाँ तक तुम ऊपर लेके आए हो, तुमने तो कोई ना वर्क किया ना। आखिरकार ये वर्क गया कहाँ, जो वर्क गया ना ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। और कभी कभार तुम देखोगे कि अगर मान लो इसे छोड़ दिया है तो इसमें मतलब ये एनर्जी की वजह से इसने अपने आप वर्क कर लिया है। तुम देखोगे आखिरकार वर्क और एनर्जी का तुम आपस में कनेक्शन सा देखोगे, वर्क और एनर्जी का आपस में तुम क्या देखोगे, कनेक्शन सा देखोगे। इसी टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एनर्जी कई टाइप की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अभी तो बेसिकली तुम लोग पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कई पढ़ के भी आए होंगे, फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ 11th क्लास में अगर दिया है तो कोई ना कुछ अच्छी बात होगी। हीट पढ़ोगे, केमिकल पढ़ोगे, ढेर सारी तुम एनर्जी के बारे में पढ़ते रहोगे। जैसे देखो, जैसे मैं अपना हाथ यहाँ इस पे रब कर रहा हूँ, तुम भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे रब कर दो, ज़मीन पर रब कर दो, देखना यहाँ जो तुम यहाँ तो आखिरकार तुम मूवमेंट करने वर्क कर रहे हो कि नहीं, मतलब तुम कुछ भी करते हो आखिरकार वर्क में काउंट किया जाता है। जो तुम काम करते हो वर्क ही तो है, हम जो काम कर रहे हैं। देखना जी तुम्हारी रहती है स्किन थोड़ी सी हीट करने लगती है, क्या करने लगती है, हीट करने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो तुम वर्क कर रहे हो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। कुछ पार्ट जब तुम ऐसे रब कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे जा रही है, और कुछ देखना तुम्हारे हीट में भी आपस आ रहा है, तो यही हीट मतलब एनर्जी का है। एनर्जी को जहाँ भी तुम्हें कौन मिले बेहतरीन तरीके से ज़्यादा एनर्जी के बारे में समझो, पढ़ो, मज़ा आता है। क्योंकि आखिरकार दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ तो है, वो एनर्जी है। अगर एनर्जी तुम्हें ढंग से समझ में आ रही है तो मतलब तुम्हें बाकी चीज़ भी समझ में आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार हमारे पास क्या है, एनर्जी। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, मतलब जो वर्क की होती है वही यूनिट जूल की होती है, ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। जो सीजीएस में तुम देखोगे, सीजीएस में तुम्हें अर्ज मिलती है, क्या मिलती है, सीजीएस में अर्ज मिलती है। अगर दो कभी कभार तुम्हें देखना हो तो तुमने देखा होगा कि जो ऐसा यूनिट 1 जूल होता है। हाँ, इसकी देखो बहुत सारी तुम्हें कन्वर्जन दिखेगा, तुम्हें अर्ज दिखेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखेगा, कैलोरी दिखेगा, किलोवाट दिखेगा। इस सब में हम तुम्हें धीमे धीमे बता देते हैं। चलो तुम लोग इसी बात को लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, कि 1 अर्ज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7 जूल। दूसरा होता है कहीं कहीं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी दिखेगा, मतलब कई लोग इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। फिर एक तुम्हें है कैलोरीज, ये आखिरकार ज़्यादातर खाने में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कैलोरीज की बात होती रहती है, उसी के बारे में होती है। जो कैलोरीज होती है उसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसे स्पेलिंग लिख देते हैं कैलोरी। इसकी जो है वो होती है 1.186 इन और जूल। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये जो तुमने 10th क्लास में जो पढ़ी होगी वो होती है 1 किलोवाट। जो किलोवाट से लोग दिमाग में एक सेट कर लेते हैं कि जो किलोवाट है वो किसकी है, किलोवाट पावर। कई लोग लगा लेते हैं कि एक पावर की नहीं होती, एनर्जी की होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर किलोवाट आवर जो होती है वो यूनिट होती है पावर की नहीं होती, एनर्जी की होती है। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और आंसर डायरेक्ट लोग गलत लगा के ही आते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान रखना।
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कैलोरीज का तुम्हें फील दे दें। ये एक्सपेरिमेंट घर मतलब प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हो, सिंपल सा जो मैं तुम्हें बताने चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी देखना खाने के प्रोडक्ट होंगे ना, वह देखना एक तुम्हें पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो यहाँ तो एनर्जी दिख रही है, एनर्जी दिख रही है 44 किलो कैलोरीज। देखो आके देखो किसी ढंग से दिख रही होगी ना कि एनर्जी लिखी है 44 किलो कैलोरीज। देखो के का मतलब होता है, जैसे तुम यूट्यूब पे भी देखते हो किलो, किलो का जो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किलो का मतलब होता है 1000। तो इसका मतलब जो आप कोका कोला की जो 1.25 लीटर की जो तुम बोतल लेते हो उसमें जो कैलोरीज होती हैं 45,000 कैलोरीज। इसे तुम सिंपल सा अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आसान से हो जाएगा। अगर कोई घर में थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना चाहते तो कम से कम आप अपने घर के कोई 10 प्रोडक्ट लीजिए, उसके सिंपल से लिखिए और कन्वर्जन करिए कैलोरीज को जूल में, जूल को कैलोरीज में, बिल्कुल मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब कि आखिरकार इसमें इतनी सी होती है। अगर मान लो कोई 1.25 लीटर की कोका कोला पीता है तो इसको 44,000 कैलोरीज उसे मिलेंगी। तो एक बात बताएं, जो कई लोग बच्चे होते हैं, मैंने एक बार इससे क्वेश्चन पूछा कि बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलो स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1 किलो स्टूडेंट हैं, तो वो सोचने लगा भैया 1 किलो स्टूडेंट कैसे पढ़ सकते हैं, 1 किलो का तो कोई इंसान होता भी नहीं है। तो कई, क्योंकि आज तक जो बोलते हैं ना, तुम मार्केट जाते तुम बोलते हो कि 1 किलो टमाटो दे दो, तो वो तुम्हें एक वो तौल के दे देता है। वैसे बेसिकली जो किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर वो तुम्हें अगर मान लो 50 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं तो वो किलोग्राम में होते हैं, 1 किलोग्राम, ना कि किलो में। अगर 50 में, अगर तुम कहोगे 1 किलो अगर 50 रुपये किलो मिल रहे हैं तो मतलब 50 रुपये तुम्हें 1000 टमाटर चाहिए हैं। ऐसी बात नहीं होती, रियल लाइफ में थोड़ी अलग अलग बातें होती हैं। यूट्यूब पर भी देखोगे तुम के की तुम्हें वैल्यू दिखेगी, तो के का मतलब होता है 1000। तो बेसिकली हम इतना आज देखने में आखिरकार किलो का मतलब क्या होता है। आखिर अब हम जो बात कर कैलोरीज हमने समझा दिया, मज़ेदार, घर पे भी कर सकते हो, ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो हम बात करते हैं आखिरकार मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी में दो ही पढ़नी है तुम्हें, एक पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी पढ़नी है पोटेंशियल एनर्जी। पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ रखा हो। काइनेटिक एनर्जी बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बच्चे एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं वो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए परेशान होते हैं कि अभी तक बच्चों ने सिर्फ एक ही पढ़ के आई है, mgh। यहाँ ढेर सारी तो पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, काइनेटिक एनर्जी मतलब है कि मोशन के टाइम जो एनर्जी है या फिर जिसकी वजह से मोशन है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी। कि जैसे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ स्प्रिंग घुमाने का होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल मतलब कुछ क्षमता अगर तुम में कितनी है, तुम में नहीं होता कि हाँ मुझ में इतना पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है, उसी से रिलेटेड पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड। तुम कहते हैं ना हाँ मुझ में इतना पोटेंशियल, मैं इतना कर लूँगा। आखिर तुम यही कहते हो कि मुझ में इतना पोटेंशियल है, मुझे इतना गुर्दा है कि मैं इतना कर सकता हूँ। पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड एनर्जी, मतलब जहाँ जहाँ स्टोर्ड एनर्जी की बात हो वहाँ कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी बहुत सारी होगी, लेकिन तुम्हें एक चीज़ देखना है कि पोटेंशियल और भी डिटेल में पढ़ते हैं और भी मज़ा आएगा। फिर देखो, जो कई लोग कुछ भी बताएं, लेकिन जो मैंने समझे रखा है कि आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो अनस्टेबिलिटी पे हो, मतलब जिसमें बेचैनी सी हो। जैसे अगर मान लो तुम ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इतने हाइट पे रखा है, तो आखिरकार मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहली बात हमेशा इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं हर चीज़ बहुत धीमे धीमे क्लोज कर मतलब क्लियर करते जा रहा हूँ।
हमें सबसे पहले देखना क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में। अगर कोई कहे कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहेंगे 0। तो बेसिकली पहली बात यह है कि जो भी एनर्जी पूछी जाती है किसी न किसी रिस्पेक्ट में, किसी न किसी के रेफरेंस से पूछी जाती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आखिरकार इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो सबसे पूछा जाए किसके रेफरेंस में। अगर तुम इस सरफेस के रेफरेंस में इससे एनर्जी पूछोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी है, 0 है। अगर तुम इस ऑब्जेक्ट की इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेफरेंस में पूछोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। कितनी है, mgh है। इतनी चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत, ये बात बिल्कुल सुनने बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़े काम की है। तो हमेशा इस चीज़ के बारे में याद रखना। पूरा फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एनर्जी क्या है। तो हम अब देखो बच्चों, हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मुझे तो बहुत बेहतरीन अच्छी लगती थी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहली बात है कि बड़े जल्दी आ जाती है। और देखो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, कितना हो, मोशन में हो, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकता है। क्या लिखना है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called its kinetic energy। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है उसकी। अब बात करते हैं कि आखिरकार इतना हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा। अब जो हमें असली चीज़ देखनी है वो देखनी है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सब लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। क्वेश्चन था वो था 1.128, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो मैंने कल दिया था। तो उस चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कि जैसे देखो, उसमें ये कहा गया है कि आप कोई बॉडी मूव कर रही है। ये थोड़ा सर्कुलर से रिलेटेड था तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन था, बॉडी, स्मॉल बॉडी ऑफ मास, हमने बोला मास है, वो है 0.10 kg, मूव्स इन द रेफरेंस ऑफ द रूट फ्रेम रूट कांस्टेंट ओमेगा एक वैल्यू है 5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट वर्क डज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया परफॉर्म। आखिरकार हमें निकालना था वर्क डन बाय, वर्क किसके द्वारा, सेंट्रीपिटल के द्वारा। तो कि 0.1 से लेके कहाँ जाए, 0.2 पे चली जाए। R1 की वैल्यू ने 30 सेंटीमीटर मान के रखी है, एंड R2 की वैल्यू रखी है उनने 50 सेंटीमीटर। किससे, रोटेशन, फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। इतनी सी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं देखो सुनो, सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। अगर डायग्राम बन गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कोई रोटेशनरी है, रोटेट हो रहा है, इसकी एक्सिस है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसकी ओमेगा है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसकी वैल्यू मान लो R1, और फिर कहा गया है यहाँ, मान लो अब फिर आ गया यहाँ M, A R2। हमें निकालना है कि सेंटीमीटर फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से R1 से लेके यहाँ तक जाने में। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना वर्क करने पड़ेगा। तो तुम्हारे दिमाग में आखिरकार सब लोग जानते होंगे कि सेंटीपिटल जो होता है, या सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल जस्ट इसका अपोजिट होता है सेंटीपिटल का।
तो हमने देखा F इक्वल टू होता है, वो होता है mv² अपॉन r। इतनी सी बात सबके क्लियर है और दिमाग में होगी कि जो रिलेशनशिप में देखने को मिला होगा वो मिलता है b इक्वल टू होता है ओमेगा r। तुम इसको से कर सकते हो तो m ओमेगा² r² अपॉन r, तो मतलब हो जाएगा m r ओमेगा², मतलब सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या है m r ओमेगा²। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, मतलब एंगल, तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी मतलब आखिरकार इसकी वैल्यू भी तुम्हें मतलब क्या नाम है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ r बदलने से हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी चेंज होते हुए दिख रही है। तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन dw मतलब छोटे से अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जब मूव किए हैं तो dr हो जाएगा, इतनी सी बात क्लियर है। तो m r ओमेगा² dr, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, r1 से r2, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो w हो जाएगा ये। इसमें जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे निकाल लेते हैं हम बाहर। आखिरकार जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर, m कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है बाहर, r था वेरिएबल क्योंकि r ही तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, r1 से r2। r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, और आखिरकार r2 की हमारे पास है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। इतने हम इंटीग्रेशन करके लाएंगे तो w इक्वल टू m ओमेगा² देखने को r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर पॉइंट, और जो हम देखो r1 की वैल्यू रख दो 0.3, r2 की रख दो 0.5, तो m ओमेगा²। अब वो सब मतलब वैल्यू फिट करते रहना, तुम्हारा आंसर तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगा। अब कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल सा वैल्यू रखनी हो, सब कुछ हो जाएगा। तो अब इतना ही से बहुत है। अभी तुम्हें स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो कमेंट्स में उसका आंसर लिख दे, और जिसको समझ में नहीं आए, जिसे अगर सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड को और मुझे भी सपोर्ट हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। आप कहीं भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करिए, ताकि हमें भी आखिरकार एक सपोर्ट सा मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं बेहतर से बेहतर नए अच्छे मतलब आपके लिए एक तरीके से समझा सकूं, बेहतरीन तरीके आपको कोई कॉन्सेप्ट हैंडल करा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जो आपको यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करिए, अगर नहीं आए तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।